हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के प्रैक्टिस सेट की। इस प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे डेली 20 क्वेश्चंस। 20 वीक्स तक हम कोशिश करेंगे, यानी कि ये सीरीज हमारी 20 वीक्स तक चलेगी और हम कोशिश करेंगे इस 20 वीक में आपके जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके सिलेबस में प्रोवाइड किए गए हैं टॉपिक्स, वो सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर कर लें। यानी कि अगर आप कंटिन्यू ये 20 क्वेश्चंस 20 वीक तक जितनी भी क्लासेस होंगी सारी आप देखते हैं, तो आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि इससे पहले हमने 3 बार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी स्टूडेंट्स को कराई थी। यानी कि हम 3 साल से इस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं और तीनों बार हमारे काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं। और जो लास्ट टाइम हमने 20 डे सीरीज़ करी थी, उससे लास्ट भी हमने 20 डे सीरीज़ करी थी, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आए थे। और स्पेशली जो हमने कॉमर्स के 1000 सीरीज़ निकाली थी डेली, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करते थे, वहाँ से 90% क्वेश्चंस हमारे में से आए थे, तो स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिली थी। तो हम वही चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगी और आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। तो ये 20 क्वेश्चंस जो कि हम डेली डिस्कस करेंगे, प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी दिन आपने क्लास मिस की तो हो सकता है वो वाला कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो गया, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज। गुडविल अकाउंट रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। गुडविल अकाउंट किससे रिलेटेड है? नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। अब आपने ये सारे अकाउंट्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, एंड रियल अकाउंट क्या होता है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। हमारे 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल। पर्सनल की बात करें तो पर्सनल में भी हमारे फर्दर डिवाइड होते हैं, जैसे कि नेचुरल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, नेचुरल पर्सन में आते हैं किसी पर्सन का अकाउंट, जैसे कि राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव में होते हैं बैंक का अकाउंट। ठीक है, क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, क्लब का अकाउंट, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आते हैं। फिर आता है हमारा नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी हमारे लॉस होते हैं, वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। रियल अकाउंट हमारे फर्दर डिवाइड होते हैं पार्ट में। एक होता है हमारा टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग को टच कर सकते हैं, प्लांट को टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। अब वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पेटेंट, जैसे कि गुडविल, ये क्या है, हमारे इंटेंजिबल में आते हैं। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा, गुडविल अकाउंट पूछा गया है तो ये हमारा क्या है, इंटेंजिबल है। तो और इंटेंजिबल किसका पार्ट है? रियल का, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर रियल अकाउंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, डेबिट मीन्स। डेबिट का क्या मतलब होता है? असेट्स में कमी आना, लायबिलिटी में बढ़ोतरी होना या वृद्धि होना, एक एंट्री जो कि अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड दिखाई जाती है, या फिर मॉडरेट इंक्रीज इन लायबिलिटी। बताइए क्या होगा? इन सब के पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 टेलीग्राम ग्रुप है, एक डिस्कशन का है और एक में आपको सारे नोटिफिकेशंस और जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी या फिर इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो डेबिट मीन्स का मतलब देखें, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जब भी हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम जो भी एंट्री करते हैं वो डेबिट कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बनाया कोई भी अकाउंट, ठीक है, मान लीजिए मैंने कैश अकाउंट बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा कोई भी रिपेयर, यानी कि मैंने रिपेयरिंग कराई और उसका मैंने पेमेंट किया, तो कैश से किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू रिपेयर। तो यहाँ पे ये डेबिट होना था, क्योंकि आपको पता है हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
अगर उसमें साफ लिखा है कि कैश से पेमेंट हुआ। वैसे मोस्टली माना जाता है कि आप जब भी अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे कैश की जगह आप बैंक यूज़ कीजिए, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे बैंक के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो आप कैश लिख सकते हैं, बैंक लिख सकते हैं, आपका गलत में नहीं माना जाएगा, लेकिन बैंक लिखना ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट था हमारा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आप किसी भी अकाउंट में एंटर करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये भी। नेक्स्ट आते हैं, गुडविल अकाउंट इज वो सॉरी ड्राइंग्स अकाउंट इज रिलेटेड टू। अब ड्राइंग क्या है बताइए। नॉमिनल, पर्सनल, रियल या कंपनी ड्राइंग्स अकाउंट। आप सबको पता होगी ड्राइंग वो होती है जब कोई भी पर्सन अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिजनेस से कोई भी माल निकालता है। ठीक है, आंसर करिए। ड्राइंग क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन से रिलेटेड है, पर्सन से कंसर्न है, उससे कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर ड्राइंग को हम पर्सनल अकाउंट में मानते हैं। ठीक है, आंसर भी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ड्राइंग हमारे लिए कोई खर्चा नहीं है, इसलिए नॉमिनल हमने नहीं माना, और ना ही ये रियल यानी टेंजिबल और इनटेंजिबल का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे ये भी नहीं है। ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये खर्चा, इसलिए यहाँ पे पर्सनल अकाउंट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दें, तो वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। बैंक अकाउंट, कमीशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इस बार में नंबर लिखना रह गया है मेरा क्वेश्चंस पे, तो नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि क्वेश्चंस में नंबर भी लिखूँ, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, आप इजीली उस क्वेश्चन को नंबर को बताकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो बताइए नॉमिनल अकाउंट इसमें से कौन सा रिलेटेड है। क्या हो जाएगा आंसर। आंसर देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमीशन अकाउंट। अब ये क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था नॉमिनल में सारे एक्सपेंसेस जाते हैं और कमीशन एक तरह का हमारा एक्सपेंस है। बैंक अकाउंट ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि एक पर्सन को बता रहा है। मैंने आपको बताया था क्लब, बैंक, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आती हैं। ठीक है, फर्नीचर अगेन ये हमारे पास क्या है, एक असेट का काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए खर्चा नहीं है। नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा हमारा कमीशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर प्रीपेड अकाउंट। देखिए ये इस तरह के क्वेश्चंस कि कौन सा यहाँ पर नॉमिनल में जाएगा, पर्सनल में जाएगा, रियल में जाएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। अगर आपको अभी भी ये क्लियर नहीं है तो आप बता दीजिएगा, हम और अच्छे से इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बताइए प्रीपेड इंश्योरेंस कौन सा अकाउंट होता है। देखिए यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। जितने भी हमारे फ्री वाले एक्सपेंसेस होंगे, यानी कि जो एडवांस में पे किए जाते हैं, वो सब हमारे पर्सनल अकाउंट में कंसिडर किए जाएंगे, और जितने भी आउटस्टैंडिंग वाले होंगे, यानी कि प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे खर्चे होंगे, वो सब पर्सनल अकाउंट में आएंगे, क्योंकि वो किसी पर्सन के से रिलेटेड है। वो उसने या तो पहले पेमेंट कर दिया है या फिर उसका पेमेंट करने से रह गया है, इसलिए ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट में कंसिडर किए जाएंगे। इतना सा आप बहुत शॉर्ट में याद समझ लीजिए, और अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझना है तो मैं और अच्छे से इसको थ्योरी क्लास में डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्ट्रैक्ट अ बिजनेस एंटिटी इज अज्यूम टू हैव। यानी कि आपको पता होगा, अगर हम बात करें, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, उसमें से एक है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो उसमें जो बिजनेस एंटिटी है वो किस तरह से अज्यूम की जाती है, अ लॉन्ग लाइफ, अ वेरी शॉर्ट लाइफ, अ इंडेफिनेट लाइफ या फिर अ मीडियम लाइफ। बताइए। आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट लिए हैं,
तो ये क्लास आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, हर टॉपिक अच्छे से समझ लीजिएगा, हर क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहीं से आपके बाकी सारे क्वेश्चन जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे वो इससे कंसर्न होंगे, इससे कनेक्ट होंगे। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप आगे का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा एन इंडेफिनेट लाइफ। अब देखिए यहाँ पर ये आंसर क्यों है, क्योंकि तब ये माना जाता है कि जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो सिर्फ ये सोचकर स्टार्ट करते हैं कि ये बहुत लंबे समय तक रहेगा। हम कभी भी कोई भी बिजनेस ये सोचकर स्टार्ट नहीं करते कि हाँ ये 5 साल चलेगा या 10 साल चलेगा, या फिर हाँ इतने टाइम पीरियड बाद हम अपने बिजनेस को बंद कर देंगे या फिर वो इससे ज़्यादा देर इसकी लाइफ है ही नहीं। ये बिल्कुल भी नहीं सोचते। हम ये मान के चलते हैं कि इसकी लाइफ काफ़ी समय तक रहेगी, हमें नहीं पता वो लाइफ क्या है, लेकिन हाँ ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, वो बात अलग है कि कोई ऐसे कंडीशंस आ गए कि आपने 5 साल में या 10 साल में उसको बंद कर दिया, लेकिन यही सोचकर इसको माना स्टार्ट किया जाता है बिजनेस के लिए बहुत लॉन्ग समय तक चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिजेंट लायबिलिटी इज शोन इन द बैलेंस शीट बिकॉज ऑफ। अब जो कंटिजेंट लायबिलिटी होती है वो हमारी बैलेंस शीट में कहाँ दिखाई जाती है, यानी कि किस कन्वेंशन के अंदर दिखाई जाएगी, उसको माना जाता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर या फिर कन्वेंशन ऑफ एडवेंचर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है। कंटिजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसका हमें नहीं पता कि वो अभी लायबिलिटी है या नहीं होगी, हो सकता है फ्यूचर में वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाए। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि उस पर डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में, अभी वो उसका वहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोर्ट में अभी वो केस है हमारा, हमें नहीं पता कि हम वो केस जीतेंगे या नहीं। अगर हम हारते हैं तो वहाँ पे जितना भी एक्सपेंडिचर होगा या जिस भी पर्पज से वो केस किया गया है वहाँ पर हम हार गए तो हमें वो पूरा जुर्माना देना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बन सकती है, अभी हमें कुछ नहीं पता। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर हम बैलेंस शीट में एक नोट के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, कि वो लायबिलिटी बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है। तो इस तरह की जो लायबिलिटी होती है वो हमेशा हम कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर का मतलब होता है आप अपनी बैलेंस शीट में जो भी चीज़ दिखा रहे हो या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको डिस्क्लोज करो, क्योंकि आपकी कंपनी के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो उनको आपकी कंपनी के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। और डिस्क्लोजर का पर्पस यही होता है कि आप अपनी कंपनी की हर चीज़ डिस्क्लोज करो। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आप एक ही मेथड फॉलो करो। ऐसा नहीं है आपने 6 महीने कोई और मेथड फॉलो किया, 6 महीने बाद कोई और मेथड फॉलो किया, या फिर आपने 1 साल कोई और मेथड फॉलो किया, दूसरे साल कोई और मेथड फॉलो किया। तो इससे क्या होगा, कभी भी आप अपनी बैलेंस शीट को कंपैरिजन नहीं कर सकते कि हाँ पिछले साल आपकी जो कंपनी में प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था वो किस वजह से हुआ था, क्योंकि हर साल आप अपना मेथड चेंज कर रहे हो तो फिर आप कंपेयर कर ही नहीं पाओगे। कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो मटीरियल बेसिस पर होना। फिर कन्वेंशन ऑफ एडवेंचर का मतलब यहाँ पर होता है आप रिस्क लेकर कोई भी काम करें। देखिए बिजनेस का मतलब ही होता है रिस्क। आप कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें रिस्क नहीं है तो वो बिजनेस आपका बिजनेस एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जब भी आप बिजनेस के फीचर्स पढ़ते हैं तो उसमें एक फीचर होता है रिस्क, यानी कि बिजनेस हमारा रिस्क के बेसिस पर ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज बीइंग अर्न, यानी कि हमारा जो रेवेन्यू है वो कंसिडर कर लिया जाता है कि हमने उसको अर्न कर लिया है कब, जो हमें कैश रिसीव हो सकता है, जब हमारा प्रोडक्शन पूरा हो जाता है, जब हमारी सेल इफेक्टिव का मतलब यहाँ पर जब हमारी सेल हो जाती है, या फिर परचेजेस डन, यानी कि जब हम हर कुछ चीज़ खरीद लेते हैं। तो बताइए हम रेवेन्यू को कब ये माने, हाँ वो रेवेन्यू हमें एक तरह से रिसीव हो चुका है। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से ऑप्शंस पढ़ के इसका आंसर करिए।
क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा व्हेन सेल इज अफेक्टेड। सेल इज अफेक्टेड का मतलब यहाँ पर ये है आपने किसी को कोई माल बेचा, ठीक है, लेकिन वो आपने उधार बेचा है, अभी उस पर आपको पैसे नहीं मिले, लेकिन एक तरह से आपने वो जो अमाउंट है वो अर्न कर लिया है। अब आप उसको लीगली उस पर केस कर सकते हो, या फिर आप लीगली वो लाइबल हो जाएगा आपको उसका अमाउंट देने के लिए, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि आपने वो रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर लिया है। हाँ, ये बात अलग है कि वो भी आपको रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। कैश रिसीव्ड, जब कैश रिसीव्ड हो गया तो हम उसको एज बीइंग अर्न क्यों माने, वो तो अर्न हो ही चुका है, तो मानने का तो कोई मतलब नहीं होता, इसलिए जो ऑप्शन कट गया। प्रोडक्शन इज डन, देखिए जब हमारे कंपनी में कोई भी माल बनता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमने उसका जो अमाउंट है वो अर्न कर लिया, क्योंकि हो सकता है कोई भी हमारे प्रोडक्शन जो भी हुआ है उसको ना परचेज करे, तो इट मीन्स वो भी हमने अर्न नहीं किया है, इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। परचेज इज डन, परचेज इज डन से हम उसको अर्न कैसे माने, वो तो हमारे लिए खर्चा है, हमारे पास से तो उल्टा अमाउंट गया है, ठीक है, तो वो हमारे लिए रेवेन्यू कैसे हो गया, इसलिए ये भी कट गया, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। आप कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करें तो पहले और ऑप्शंस देख लें कि ये हो सकते हैं नहीं, तो एलिमिनेशन के थ्रू भी आप अपने आंसर को इजीली टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बिकॉज ऑफ। अब जो हमारा अकाउंटिंग जो है वो हमारा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करता बिकॉज ऑफ, किस कारण से, एंटिटी कॉन्सेप्ट से, अप्रूवल कॉन्सेप्ट से, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से, या फिर डबल एंट्री कॉन्सेप्ट से, बताइए। क्या होगा आंसर, आप सबने अकाउंटिंग का मीनिंग और उसके फीचर्स पढ़े होंगे, तो उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि हम अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं विच इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जिसको हम मेजर कर पाएँ मनी में, या फिर जो मनी में डिनोट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी कि यहाँ पर नॉन फाइनेंस का मतलब है मनी की बात ही नहीं है, वो ऐसे हैं जिनको मनी में हम उनको मेजर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी हमें यही बताता है कि जिसको हम मेजर करें मनी में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है according to which of the following concept even the owner of the business who provides capital treated as a creditor of the business। अब ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जो ओनर बिजनेस में जो भी कैपिटल लगा रहा है वो कैपिटल भी उसके लिए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस की तरह ट्रीट की जाएगी, यानी कि आप सबको पता है एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अभी जो आपने स्टार्टिंग में भी ऑप्शंस देखे थे, एंटिटी का मतलब होता है ओनर और बिजनेस दोनों की सेपरेट एंटिटी है, यानी कि ओनर कोई भी काम करेगा तो वो बिजनेस का नहीं माना जाएगा, वो उसका खुद का माना जाएगा, इसलिए आपने देखा होगा हम ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट करते हैं, कभी भी ओनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान लेता है तो वहाँ पे वो चीज़ ड्राइंग में कंसिडर की जाती है, यानी कि बिजनेस अलग है और ओनरशिप अलग है, ठीक है। सेम उसी तरह से अब यहाँ पर बात की जा रही है कि कोई भी ओनर कोई भी पैसा लगाता है अपने बिजनेस में, तो वहाँ पे वो ओनर उस बिजनेस का क्रेडिटर बन जाता है, यानी कि अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी पैसा ओनर ने लगाया है वो उसको वापस करे, यानी कि बिजनेस उसको वापस करे, क्योंकि यहाँ पर अब ओनर कौन बन गया, क्रेडिटर बन गया, वो उससे लेगा, और ये क्या बन गया हमारा बिजनेस, डेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस यहाँ पे ट्रीट किया जाता है एक ओनर को, ये किसके अंदर है, एंटिटी, मैंने आपसे बोला कॉस्ट का मतलब वो होता है जो जिसमें हम कॉस्ट की बात करें, मनी मेजरमेंट में मैंने आपको समझा दिया जहाँ पे मनी मेजर हो ट्रांजेक्शन उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। बचा क्या, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, तो बताइए आप क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंटिटी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि दोनों की सेपरेट एंटिटी होती है, तो यहाँ पे अगर क्रेडिटर बन रहा है यानी कि सेपरेट एंटिटी है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, सारे डाउट क्लियर हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
इन बुक कीपिंग पोस्टिंग में, यानी कि जब हम बुक कीपिंग की बात करते हैं, यानी कि बुक्स में जब हम रिकॉर्ड करते हैं अपने सारे ट्रांजेक्शन, तो उसमें एक हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो कि हमारा है पोस्टिंग। तो इस पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स को जर्नल से लेजर में, या फिर कोई भी रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स का जर्नल में, कोई भी रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स का सब्सिडरी बुक में, या फिर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना कैश बुक में। तो बताइए इसमें से पोस्टिंग का मतलब क्या होगा? देखिए, बुक कीपिंग की बात करें तो एक आता है टर्म पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब होता है जो भी हमने जर्नल्स प्रिपेयर करे हैं उनको पोस्ट करना, यानी कि सेपरेट उनको ट्रांजेक्ट करना उनके सेपरेट अकाउंट में, जो कि हमारा लेजर होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम द जर्नल टू लेजर। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने की बात की जा रही है तो उसको हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं। सब्सिडरी बुक हमारा नहीं होगा, कैश बुक भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पोस्टिंग बोलते हैं जब हम जर्नल से लेजर में अपने रिकॉर्ड को ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट इज गिवर इज एप्लीकेबल टू। यानी कि एक ऐसा बेसिक रूल बुक कीपिंग का जिसमें डेबिट जो होते हैं वो रिसीवर होते हैं और क्रेडिट हमारे गिवर होते हैं, वो कहाँ अप्लाई किया जाता है? नॉमिनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में, या फिर टैंजिबल अकाउंट्स में। देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आपके जो अकाउंट्स हैं इनके कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल मैं आपको थ्योरी क्लास में करा दूँगी, और भी आपको बताना है जो रिसीवर होता है उसको हम हमेशा डेबिट कर रहे हैं और गिवर को क्रेडिट कर रहे हैं, तो वो किसका पार्ट है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पर्सनल अकाउंट का। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नॉमिनल में सारे लॉस और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम डेबिट करते हैं, और जितने भी प्रॉफिट्स और गेन्स होते हैं वो सब हम क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट में क्या होता है? जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, खर्चे से मतलब यहाँ पर ये है जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं रियल अकाउंट के बेसिस पर, वो सारे हमारे क्या होंगे? रियल डेबिट होंगे। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो नॉमिनल, रियल और पर्सनल, ये तीन तरह के अकाउंट होते हैं। इनके तीन बेसिक रूल्स हैं जिनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है, वो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹1500, यानी कि कोई भी ऐसा गुड्स है जिनकी वैल्यू 1500 रुपये है, वो प्रोप्राइटर ने ले लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम डेबिट करेंगे किस अकाउंट से? ड्राइंग्स अकाउंट से, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, या फिर स्टॉक अकाउंट? बताइए क्या होगा आंसर? देखिए यहाँ पे बात की जा रही है मालिक ने, यानी कि प्रोप्राइटर जो है उसने 1500 रुपये का माल जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है। तो ये पर्सनल यूज़ उसके लिए क्या है? एक तरह से ड्राइंग है, और ड्राइंग क्या है? हमारे लिए खर्चा है, और खर्चे सारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू जो भी यहाँ पर अगर हम क्रेडिट की बात करें तो स्टॉक माना जाता है, हम मानते हैं कि उसने स्टॉक में से निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर गुड्स होना चाहिए था और यहाँ पे टाइप हो गया है गॉड्स, जो कि बहुत ही गलत है। तो आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे आप माल कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ में जब दूंगी तो इसको करेक्ट कर दूंगी। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। अब जो भी गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉयड किए गए हैं, फायर से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उसमें हम कौन से अकाउंट से उसको क्रेडिट करेंगे? ठीक है, टाइपिंग में कभी कभी गलती हो जाती है, सो रियली सॉरी। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट? बताइए।
कोई भी माल है जो कि आग से नष्ट हो गया है तो उसमें हम अपना क्रेडिट किसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई भी माल अगर हमारा डिस्ट्रॉय होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट की बात करें तो जो माल डिस्ट्रॉय हुआ है वो वही माल हम सोच के चलते हैं, वो जो माल जो है वो कौन सा है जो हमने परचेज़ किया है। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। और यहाँ पर डेबिट क्या होगा, अगर डेबिट पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर आपका माल जल गया है यानी कि आपके लिए लॉस है, तो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर ये हो जाएगा डेबिट, क्रेडिट हो जाएगा परचेज अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट्स। अब जो बैंक अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्या इंडिकेट करता है, अमाउंट पेएबल बाय द बैंक, अमाउंट पेएबल टू द बैंक, कैश एट बैंक या फिर लोन फ्रॉम बैंक। आप सबका अपना अकाउंट होगा इस एज पर, ठीक है, और अगर नहीं है तो बनवा लीजिए अकाउंट अपना, सबका एक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा अपनी पासबुक में एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। तो वहाँ पे डेबिट साइड कौन कौन से एंट्रीज होती हैं, क्रेडिट साइड कौन कौन से अमाउंट्स जाते हैं, वो आप चेक करिए अगर अभी आपको नहीं पता है, क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी क्रेडिट साइड अमाउंट लिखा होता है वो हमेशा हम कौन सा अमाउंट लिखते हैं, जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, सॉरी, जो भी हम अकाउंट बैंक अकाउंट की बात करें क्रेडिट बैलेंस में, तो अमाउंट पेबल टू द बैंक जो होता है वो हमारा क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमाउंट पेबल टू द बैंक, वो हमारा यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस में शो किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल इनवेरिएबली हैव अ डेबिट बैलेंस, यानी कि आपको बताना है इसमें से कौन सा अकाउंट जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस रखता है, बैंक अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट अकाउंट पेबल अकाउंट या फिर लोन अकाउंट। कौन सा अकाउंट जो है जो हमेशा डेबिट बैलेंस रखता है। क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा अगर हम यहाँ पर बात करें ऐसा अकाउंट जो कि हमेशा डेबिट बैलेंस रखता है तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि इसमें हमारा क्रेडिट का कोई मतलब नहीं बनता कि हाँ ये अकाउंट हमारा क्रेडिट भी शो करेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा हमारा अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बैलेंस को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल इनवेरिएबली हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अब ऐसा कौन सा अकाउंट है जो हमेशा क्रेडिट बैलेंस रखता है, तो सिंपल है, अब ये इसका रिवर्स है तो क्या हो जाएगा, अकाउंट पेएबल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स हैव ओनली क्रेडिट बैलेंस। अब इसमें से कौन सा अकाउंट केवल क्रेडिट बैलेंस रखता है, आपको ये बताना है। अकाउंट्स पेएबल अकाउंट, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, रिजर्व फंड अकाउंट या फिर ऑल ऑफ द अबव अकाउंट, बताइए। केवल क्रेडिट बैलेंस रखने की बात की जा रही है, तो देखिए अकाउंट पेएबल तो है ही। ठीक है, फिर बात की जा रही है सैलरीज आउटस्टैंडिंग की, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग भी हमेशा हमारा क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। और रिजर्व फंड की बात करें तो ये भी हमारा हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे अकाउंट ऐसे हैं जिसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट में हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। अब आपको इसमें बताना है इनमें से कौन सा अकाउंट हमेशा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों रख सकता है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट या फिर लोन अकाउंट। ऑप्शंस बहुत अच्छे दे रखे हैं, आप इजीली बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसका डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है।
देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि लोन अकाउंट जो है हो सकता है कि आपने लोन लिया भी हो और हो सकता है आपने लोन दिया भी हो, तो ये दोनों ही चीज़ें हो सकते हैं। लेकिन रिसीव्ड में सिर्फ और सिर्फ आप रिसीव करेंगे, सेल्स में ओनली आपकी सेल होगी, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस में ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस होंगे, यानी कि तीनों ही ऊपर के जो ऑप्शंस हैं वो सारे वन साइडेड हैं, लेकिन लोन दोनों साइड हो सकता है। हो सकता है आपने लोन लिया हो सकता है आपने लोन दिया हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक शुड बी यूज्ड टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब इसमें से आपको बताना है ऐसी कौन सी बुक है जो कि यूज़ की जाती है जब हम कोई भी फर्नीचर क्रेडिट पर परचेज करते हैं। कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, परचेज बुक या फिर सेल्स बुक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम पूछा गया था 2021 के एग्जाम में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा जर्नल प्रॉपर। कोई भी हम सामान अगर क्रेडिट पे परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पर जो अकाउंट यूज़ की जाएगा या जो बुक यूज़ की जाएगी वो होते हैं हमारे जर्नल प्रॉपर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। हम डेली इसी तरह से 20 क्वेश्चंस करेंगे 20 वीक्स तक, तो सारा आपका सिलेबस 20 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर भी कोई और भी डाउट हो तो आप बता दीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। अगेन मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि वो जो टाइपिंग की वजह से इस तरह की चीज़ हुई है, उसके लिए रियली सॉरी। और कोई और भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके वहाँ भी मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम कोशिश करेंगे आपको और भी क्वेश्चंस कराने की। आज के क्वेश्चन बहुत बेसिक थे, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आज जो मैंने क्वेश्चंस कराए इसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि यस सारे चीज़ें क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी आप बता दीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दीजिएगा क्योंकि आज मैंने नंबर नहीं नोट कर पाई थी, तो वैसे मैं आगे से कोशिश करूँगी नंबर नोट करने की। तो आप क्वेश्चन थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए एक डाउट सेशन भी लेकर आऊँ। उस डाउट सेशन में मैं आपके साथ ही सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लूँगी। तो कोई भी और डाउट हो तो आप बता दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।